इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे देश के संविधान के बारे में, जो बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसकी क्या विशेषताएं हैं हमारे देश के संविधान की, इसके संपूर्ण विवरण को हम लोग जानेंगे। संविधान तो छोटा है नहीं, बहुत बड़ा है, इसका इतिहास भी बहुत रहा है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं अपने देश के संविधान के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपके मन में सवाल आता होगा कि हर साल जो है हम 26 जनवरी मनाते हैं, तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था देश के संविधान के रूप में। तो 26 जनवरी 1950 का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी दिन से हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र के दिवस में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारत का संविधान एक व्यापक दस्तावेज है जो देश में शासन के लिए रूपरेखा स्थापित करता है। संविधान से हम लोग क्या करते हैं, तो कैसे शासन करना, उसके बारे में हमें जानकारियां मिलती है। कैसे शासन करना है वही तो बताता है। अपनी लंबाई और गहराई के लिए जाने जाने वाला भारतीय संविधान विभिन्न विशेषताओं को शामिल करता है जो इसे एक अद्वितीय और गतिशील कानूनी ढांचा बनाता है। इसमें क्या है, बहुत गहराई है। गहराई करने का मतलब क्या है, बहुत। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कौन सा है, तो अपने देश का संविधान है। इसलिए इसे बहुत गहराई माना जाता है और इसकी लंबाई भी अत्यधिक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ना कि लंबाई और गहराई के मामले में ये बहुत ही अधिक है, बहुत सोच समझकर, ठीक है, और अच्छे खासे समय में इसे बनाया गया था। तो आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो देखिए, भारतीय संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से होती है। अगर सबसे पहले संविधान की हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से हमारे देश की संविधान की शुरुआत होती है। किससे? तो प्रस्तावना से होती है। जो इसके उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है संविधान का, इसके लक्ष्यों और मूल सिद्धांत को रेखांकित करती है। यानी प्रस्तावना में ही आपको ढांचा पता चलेगा कि हमारे संविधान की क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, इसके क्या सिद्धांत है। इन लक्ष्यों ने संविधान के मुख्य भागों को प्रभावित किया है। देश की जरूरतों के आधार पर भारत के संविधान में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संविधान की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हैं। हालांकि यह कई महत्वपूर्ण जो है विशेषताओं के कारण अद्वितीय है, जो इसे अलग बनाती है। ठीक है, दूसरे कई संविधान से भी इसे अलग बनाती है। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे और सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। यानी दुनिया की हम बात करें, दुनिया के सबसे लंबे संविधान में से एक है अपना देश का संविधान। और यह लोकतंत्र को, ठीक है, हम सभी जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे प्रमुख सिद्धांत को कायम रखता है हमारे देश के संविधान में। देश की समृद्धि को, संस्कृति को, सामाजिक और ऐतिहासिक विविधता को भी हमारे देश का संविधान क्या करता है, दर्शाता है। अब भारतीय संविधान की जो है प्रमुख जो विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं की अगर हम सूची की बात करें तो भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च कानून है और यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाले ढांचा तैयार करता है। सरकारी जो संस्था की संरचना, प्रक्रिया, शक्ति और कर्तव्य स्थापित करता है हमारे देश का संविधान, कि जो सरकारी संस्था है उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रक्रियाएं क्या है, उनके पास कितनी शक्ति है, उनके कर्तव्य क्या है, ये सभी को तो स्थापित करता है संविधान। तथा मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और नागरिकों के कर्तव्य को भी निर्धारित करता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि नागरिकों को कर्तव्य की हमारे देश का संविधान निर्धारित करता है। सबसे पहले शक्ति यानी सरकारी संस्था की संरचना, शक्ति, कर्तव्य स्थापित है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और नागरिक के कर्तव्य को भी निर्धारित करता है हमारे देश का संविधान, कि नागरिक का कर्तव्य क्या है संविधान के प्रति, उनका कर्तव्य क्या है। और ये भारत के संविधान की जो है ना मुख्य विशेषताएं की पूरी भी सूची इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले देखें, अगर हम बात करें तो सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश का है। हम सभी जानते हैं पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है और इसे जो है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग देश के संविधान से भी इसमें क्या किया गया, अंगीकृत किया गया है। ठीक है, कुछ कुछ जो भी अच्छे चीज को लिया गया है और बुरे चीज को छोड़ दिया गया है। कठोरता और लचीलापन का मिश्रण हमारे देश का संविधान, इसमें क्या है, कठोरता भी है और लचीलापन भी है। ठीक है, हमारे देश के संविधान में एकात्मक जो है पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली हमारी है। हम लोग क्या है, संघीय प्रणाली है, फेडरलिज्म पे आधारित है।
संसदीय जो है शासन प्रणाली यहाँ की है। हमारे जो शासन प्रणाली क्या है, तो संसदीय, हम लोग जो है पार्लियामेंट है, ठीक है, हम लोग सांसद को चुनते हैं, ठीक है, कहने का मतलब हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है। कानून का हमारे देश के संविधान में क्या है, शासन है, कानून का ही शासन है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका भी कैसी है, स्वतंत्र है, और एकीकृत न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, उन पे किसी का जो है ना अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं हमारे देश के संविधान में, डीपीएसपी की बात करती है, मौलिक कर्तव्य की बात करती है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करती है, एकल नागरिकता, हमारे देश की नागरिकता कैसी है, तो एकल नागरिकता है, यानी एक ही, हमारे देश की नागरिकता जो है ना भारत सरकार यानी इंडियन जो है गवर्नमेंट, हम सभी जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की मात्र एक जो है नागरिकता हमें मिलती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जैसे अमेरिका की, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है, वहाँ स्टेट अलग नागरिकता देती है और जो है मतलब कंट्री लेवल पर अलग नागरिकता मिलती है, लेकिन हमारे देश में जो है स्टेट का मामला ही अलग हो जाता है। स्टेट हमें नागरिकता नहीं देती, हमारे नागरिकता की पहचान में सीधे भारत सरकार से मतलब रहता है। अब यहाँ पे देखिए स्वतंत्र निकाय है, यानी सभी निकाय क्या है, स्वतंत्र हैं। आपातकालीन प्रावधान भी, यानी आपातकालीन स्थिति में कौन कौन सा जो है राइट्स दिया जाता है लोगों को, ठीक है, तो आपातकालीन भी प्रावधान दिए गए हैं हमारे संविधान में। यहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार है, हम सभी जानते हैं सरकार चलाने की कितनी है, तो त्रिस्तरीय सरकार है। फिर सहकारी समितियां भी हैं, तो इन सारे जो है हमारे संविधान में नहीं हैं। प्रमुख रूप से हम उनकी बात करें तो बहुत सारी हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चलिए हम चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो है ना, बहुत उसका विवरण है, विस्तृत विवरण है, ठीक है, और कैसा विवरण है आइए हम समझते हैं इसके माध्यम से। तो सबसे लंबा लिखित संविधान, कहने का मतलब क्या है कि संविधान दो प्रकार के होता है, ठीक है। संविधान कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। जैसे एक होता है लिखित, जैसे लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है, ठीक है। संविधान कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो लिखित होता है, एक कितना क्या होता है, एक अलिखित होता है। तो देखिए लिखित होता है और अलिखित होता है। तो हमारे देश का संविधान क्या है, लिखित है। हमारे देश का संविधान हमने बताया ना लिखित है और सबसे लंबा लिखित संविधान है। अमेरिका का भी संविधान क्या है, तो वो भी लिखा हुआ संविधान है, लेकिन ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। एक होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान में जैसे ब्रिटिश जो है संविधान ना, उसका जो है संविधान क्या है, लिखा हुआ नहीं है। नहीं, कहने का मतलब है लिखित में अमेरिका का संविधान हो गया, भारत का संविधान हो गया, ठीक है, लेकिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश का ही है। अलिखित की बात करें तो जैसे ब्रिटिश का संविधान जो है अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान को आज तक दुनिया का सबसे लंबा और सबसे व्यापक संविधान होने का खिताब मिला हुआ है। देश की विशालता, इसका बड़ा आकार और विविध परिदृश्य इसे विस्तृत बनाता है, यानी बड़ा बनाता है। ऐतिहासिक रूप से जटिल भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, और 1935 का भी प्रभाव पड़ा है। यानी अगर हम भारतीय संविधान में जो है ना अगर हम बात करें तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसका भी हमारे संविधान पे प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा एक संविधान है जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कवर करता है, जिससे इसकी जटिलता बढ़ जाती है। यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कवर करने का भी हमारे संविधान में जो है बहुत सारे प्रावधान है। संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों ने इसकी संरचना को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विस्तृत नियम देश को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में मदद किया, ठीक है। यानी संविधान सभा बना हुआ था, उन लोगों ने ही तो मिलकर हमारे संविधान की ढांचा, मूलभूत जो भी थे सभी को बनाया, इसलिए तो इतना विस्तृत है। और हमारे संविधान को जो है ना विभिन्न स्रोतों से भी लिया गया है, हमने पहले भी बताया था, ठीक है। तो विभिन्न स्रोत से भी लिया गया है। अच्छे चीज को हम सभी जानते हैं कि अच्छे चीज को कॉपी करते हैं और बुरी चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन कॉपी करने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सभी देश के संविधान के बारे में जानकारियां लेना, इकट्ठा करना, ठीक है, इतना आसान नहीं था संविधान को लिखना। हम अपने देश की संविधान की जानकारी हम नहीं कर पाते पूरे जीवन में, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, संविधान को लिखने के लिए विभिन्न देशों की संविधान की जानकारियां ली, उन संविधान को पढ़ा, उनके बारे में समझा और जो अच्छा लगा उनको अडॉप्ट किया गया और जो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा उसे मतलब नहीं लिखा गया। तो अच्छे चीज को जिस जिस देश से अच्छे चीज को क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। तो अडॉप्ट करने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले लोगों को समझना है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो हमारे संविधान को समझा मतलब समझ बूझकर लिखा गया है दूसरे देशों की तुलना में भी।
तो देखिए इन्हें जो है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अधिकांश जो प्रावधान है वो अन्य देशों के संविधान और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के उधार लिए गए थे, ठीक है, आधार पे लिए गए थे। कहने का मतलब है कि हमारा जो संविधान है वो विभिन्न देशों के प्रावधान भी लिए गए हैं, अधिकांश देशों के प्रावधान है, ठीक है, और संविधान और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के भी क्या है आधार पर लिए गए हैं। यानी हमारे संविधान में जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी आधार पर है, और कुछ अदर देशों के भी संविधान से अडॉप्ट किया गया है, जिसमें जो लगभग 250 प्रावधान शामिल थे। कितने थे? तो 250 प्रावधान जो है शामिल हैं दूसरे देशों से ही 1935 के अधिनियम से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व से कहा कि उन्हें भारत के संविधान को बनाने के लिए दुनिया भर की कई संविधान को जांच की। इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने जो है ना गर्व से कहा था, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि दूसरे देश के संविधान को पढ़ना, समझना, फिर उसके बाद जो है अच्छे चीज को अडॉप्ट करना, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व से कहा कि उन्हें भारत के संविधान को बनाने के लिए दुनिया भर की कई संविधान की जांच की। भारत सरकार अधिनियम ने संविधान की अधिकांश रचना के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। मौलिक अधिकार निर्देशक सिद्धांत जैसे दार्शनिक भाग आयरिश और अमेरिका संविधान से प्रेरित है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, ठीक है, और निर्देशक सिद्धांत की, तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक सिद्धांत जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटिश संविधान से राजनीतिक पहलुओं को प्रभावित किया गया है, जैसे संसद, पार्लियामेंट, ये सब क्या है ब्रिटिश संविधान से है, जिसमें कैबिनेट का प्रणाली का विचार, कार्यकारी विधायी संख्याओं का भी संबंध, ये सभी शामिल है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा अगर हम बात करें शिक्षक की, तासा शिक्षक क्या है, वही है कि जो विभिन्न पुस्तकों को पढ़कर, ठीक है, और सारे का ज्ञान जो एक बच्चे को देता है, यानी खुद मेहनत करता है। उसी प्रकार भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, उनकी कमेटी सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा, फिर उसके बाद उनका निचोड़ करके, कहने का मतलब है ना कि ये जो है ना एक अमृत उन्होंने तैयार किया संविधान के रूप में, जो विभिन्न देशों को जो है आकलन किया। आकलन करने के बाद उनमें से जो भी अच्छे अच्छे उन्हें लगे उनको अडॉप्ट किया गया, उन पर चर्चा हुआ, बहस हुआ, उसके बाद हमारे देश का संविधान को बनाया गया। अब देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते कौन कौन सा जो है आधार लिया गया है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम की अगर हम बात करें तो संघीय योजना भारत सरकार के अधिनियम से ही लिया गया है, ठीक है। राज्यपाल का कार्यालय है, ठीक है, राज्यपाल का जो कार्यालय है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही, जो पहले ब्रिटिश के द्वारा चलाया जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। फिर न्यायपालिका हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, आपातकालीन प्रावधान हो गया और प्रशासनिक विवरण हो गया। ये सभी जो लिए गए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। क्या क्या? संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। उसी प्रकार हम बात करें ब्रिटिश संविधान से, तो सबसे पहले जो संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट वाली सरकार, वो हमारी चलती है देश में, तो वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यहाँ पे कानून का शासन है, हम सभी जानते हैं, तो भी ब्रिटिश के संविधान से ही लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, जैसे ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता मिलती है और यहाँ भी एकल नागरिकता है। कैबिनेट प्रणाली हो गया, विशेषाधिकार रीट जो होता है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ठीक है, यानी संसद से संबंधित जितने सारे हैं ना, एकल नागरिकता, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है, जैसे वहां से फंडामेंटल राइट हो गया। न्यायपालिका वहां स्वतंत्र है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र हमारे देश का भी न्यायिक समीक्षा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्योंकि वहां जो है राष्ट्रपति प्रमुख रूप से होते हैं अमेरिका में, ठीक है, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, उनपे कैसे महाभियोग लगाया सकता है, उन सभी को लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने और उपराष्ट्रपति का पद, यानी उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाना है, ये सभी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान, आयरिश जिसे संविधान कह सकते हैं, तो वहां से डीपीएसपी लिया गया है, ये प्रमुख रूप से एग्जाम में पूछता है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे किया है, और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, यानी राष्ट्रपति का जो है चुनाव कैसे करवाना है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति को हटाना अमेरिका का संविधान से, लेकिन चुनना किसके संविधान से है, आयरिश के संविधान से लिया गया, कैसे चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान की बात करो तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, ठीक है, फेडरलिज्म की बात हुई है, केंद्र में जो शेष शक्तियां का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, किससे लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार भी
कि यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्या जो है क्षेत्राधिकार रहेगा वो। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और अंतर संचालन की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। फिर जर्मन का वाइमर संविधान से भी लिया गया है, जैसे आपातकाल। आपातकाल क्यों लिया गया है कि जर्मन में जो है आपातकाल की स्थिति किसने, हिटलरवा ने, जो हिटलर जी थे उनके समय में क्या आपातकाल की स्थिति आ गई थी, तो उन सभी से हमने क्या सीखा था। ठीक है, फिर उसके बाद जर्मनी का वाइमर संविधान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, ये जो है जर्मनी के सिद्धांत से। फिर रूस के संविधान, यूएसएसआर, जो अब रूस हो गया है, पहले यूएसएसआर था। ठीक है, तो उसमें प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, उससे लिया गया है यूएसएसआर से। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, जो हमारे प्रियम्बल में ये सब लिखा गया है, गणतंत्र क्या है, प्रस्ताव, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे को जिक्र किया गया, ये फ्रांस के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ना कि संविधान का संशोधन करने की भी आवश्यकता पड़ती है कभी कभी। ठीक है, अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन कैसे होगा, वो कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और जापान के संविधान से भी लिया गया है। ठीक है, तो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमारे देश में कैसा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो देखिए कितने देशों का जो है, सबसे पहले तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही सबसे अधिक लिया गया है, क्योंकि इसी से शासन चल रहा था देश में अंग्रेजों के समय। फिर ब्रिटेन, ठीक है, अमेरिका, आयरिश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोवियत संघ, फ्रांसीसी, दक्षिण अफ्रीका, जापान, यानी टोटल जो है ना 10 कंट्री से हमारे देश के संविधान को क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, अच्छे अच्छे चीजों को। अब देख लेते हैं जैसे कठोरता और लचीलापन का मिश्रण हमारे देश का संविधान है। ठीक है, हमारे संविधान कैसा है, हमारे देश का संविधान कठोरता भी है और लचीलापन का क्या है, मिश्रण। तो संविधान दो प्रकार के होता है, हम सभी ऊपर भी पढ़ा, लिखित एक अलिखित। ठीक है, तो एक होता है अकरण और एक होता है लचीला। तो अमेरिका संविधान की तरह एक कठोर संविधान को केवल एक विशेष प्रक्रिया का पालन करते ही बदला जा सकता है। यानी अमेरिका का संविधान की तरह एक कठोर संविधान को जो है ना, अमेरिका का संविधान कठोर है, उसको केवल एक विशिष्ट प्रक्रिया के का पालन करके ही बदला जा सकता है। इसके विपरीत ब्रिटिश संविधान की तरह एक लचीले संविधान को नियमित कानूनों की तरह ही अपडेट किया जा सकता है। जैसे जैसे ब्रिटिश का संविधान है उसको अपडेट किया जा सकता है, उसी प्रकार कठोर भी है और लचीलापन भी है। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो इस बात का अच्छा एक उदाहरण है कि कठोरता और लचीलापन दोनों एक साथ जैसे ही मजबूत हो सकते हैं। जिस तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है उसे पता चलता है कि कठोर और लचीला दोनों है। जैसे कहने का मतलब है, हमने बताया था कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका हमें क्या सिखाता है, लचीलापन। अब जिस संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं वो क्या है, लचीलापन है। किसी व्यक्ति को आप सुधार सकते हैं तो वो लचीलापन है, कठोर है। ठीक है, तो कठोरता अमेरिका के संविधान से, लचीलापन दक्षिण अफ्रीका के संबंध से। ठीक है, जैसे ब्रिटिश में भी लचीलापन है। तो कहने का मतलब क्या है, संशोधन की प्रक्रिया भी हमारे देश के संविधान में है। ठीक है, एकात्मक और पूर्वाग्रह और मतलब एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली हमारी है। तो भारतीय संविधान शासन की संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें क्या है कि संघ की सभी प्रमुख विशेषताएं शामिल है, जैसे कि सरकार के 2 स्तर, शक्ति का विभाजन, एक लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, एक मजबूत न्यायपालिका और एक द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, केसी विहर ने भारतीय संविधान को जो है ना रूप में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक और अर्ध संघीय के रूप में भी वर्णित किया है। किसने, केसी विलर ने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली है। भारत के संविधान में ने अमेरिका राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो राष्ट्रपति का होता है शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, जैसा भी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। ठीक है, लेकिन भारत ने जो है ना अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली को नहीं अपनाकर यहाँ पे क्या है, संसदीय प्रणाली को अपनाया। और संसदीय प्रणाली किसका था, तो ब्रिटिश का था। ठीक है, तो उसको अपनाया गया है। और यह संसदीय प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर स्थापित की गई। और ये जो संसदीय प्रणाली है ना, वो कहाँ, केंद्र में भी स्थापित की गई और राज्य में भी। अगर हम बात करते हैं कैसे, ठीक है, तो केंद्र और राज्य में कैसे अपनाया गया है, तो देखिए मेरे भाई, केंद्र में हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल होता है, जिसमें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, यानी सांसद को हम वोट देते हैं। ठीक है, और सांसद किसको चुनता है, तो जो पार्लियामेंट का जो होता है, सांसद जो होता है, एमपी जो होता है, वो एक पीएम को चुनता है देश में। ठीक है, एक मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनता है।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। अगर हम स्टेट राज्य की बात करें तो राज्य में हमारा क्या होता है, राज्य में अगर हम बात करें तो विधायक होता है। क्या होता है, विधायक होता है। हम विधायक को वोट करते हैं और विधायक जो है सारे मिलकर किसको चुनते हैं, एक सीएम को चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। ठीक है, तो केंद्र में पीएम हो गया और सेंटर मतलब राज्य में कौन हो गया, सीएम हो गया। तो भारत की संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषताओं को नाम मात्र और वास्तविक दोनों तरह की कार्यपालिका बहुमत दल द्वारा शासन है और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेवारी, मंत्रियों के विधायकों का सदस्य होना, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नेतृत्व और निचले सदन को भंग करने की क्षमता भी शामिल है। यानी कहने का मतलब हमारा क्या है कि हम लोग जो है ना बहुमत दल के द्वारा जो है, जो ज्यादा बहुमत लाता है वही क्या है, शासन करता है, केंद्र में भी और राज्य में भी। जबकि भारतीय संविधान प्रणाली मुख्य रूप से ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। ठीक है, फिर भी जो हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से, ब्रिटिश से ही अडॉप्ट किया गया है। फिर भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। उदाहरण के लिए भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ना तो भारतीय जो संसद है वो ब्रिटिश संसद की तरह जो है संप्रभु निकाय नहीं है। वहां राजतंत्र है भाई, यहाँ लोकतंत्र है। इसके अतिरिक्त भारत में एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ना एक निर्वाचन होता है। ठीक है, और जबकि ब्रिटेन में एक वंशागुणत राष्ट्राध्यक्ष है। ठीक है, यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, गणतंत्र है, निर्वाचन होता है। जैसे पीएम को सीएम को हम क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं, लेकिन वहां जो है ना वंशागुणत चलता है, राजतंत्र। ठीक है, अब देख लेते हैं संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का विश्लेषण। तो देखिए ब्रिटिश संसद संसदीय संप्रभुता के विचार का पालन करती है, जबकि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की तुलना में कानूनों की समीक्षा करने की कम शक्ति है। यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ना अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की तुलना में अगर हम बात करें तो कानून की समीक्षा करने की कम शक्ति है। ठीक उसी तरह भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से अलग है। जो भारतीय संसद प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली से क्या अलग है, ऐसा इसलिए है ताकि इसे भारतीय संविधान की कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और अमेरिका संविधान कानून की उचित प्रक्रिया है। ठीक है, और वहां के जो आर्टिकल 100 अनुच्छेद 21 की गारंटी के साथ तुलना की जा सकती है। तो कानून द्वारा स्थापित क्रिया हमारे देश की है और अमेरिका में क्या है, कानून की उचित प्रक्रिया है। यहाँ पे ना तो मतलब हमारे देश के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अगर पढ़िएगा अच्छी तरह आप समझिएगा कि कितना जो है अच्छे ढंग से लिया गया है। अगर आप सोचिएगा कि यहाँ पे जो सांसद हैं यानी जो पीएम हो गया यानी सेंट्रल जो हो गया, अगर यहाँ पे आए बाएं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, एससी है। ठीक है, न्यायपालिका हो गई। अगर न्यायपालिका आँव चाँव करेगी तो फिर यहाँ सेंट्रल हो गया, सांसद हो गया। ठीक है, तो दोनों का मतलब इक्वल है। मतलब ऐसा लिखा गया है ना, ऐसे देश का संविधान है ना कि ना ये फरफरा सकती है ना ये फरफरा सकती है। दोनों फरफराएगी तो तीसरा भी है। सबका व्यवस्था किया गया है इसमें, और सबको ऐसे अधिकार दिया गया ना, इतने रूप में जो है जटिलता के साथ, मतलब कितना आसान के रूप में लिखा गया है कि किसी के पावर को जो विशेष पावर नहीं दिया गया है। ठीक है, जनता का ही क्या है, प्रमुख पावर है, लेकिन जनता जो है अपने पावर को समझती नहीं है और यहाँ पे जो है ना बुरे लोगों को क्या चुनाव में वोट दे देती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, देश का गति हो रहा है। नहीं तो इतना अच्छा संविधान लिखा गया है कि जो भी है सभी क्या है, जनता ही है, जनता ही जनार्दन है संविधान के हिसाब से अगर पढ़ोगे आप तो। लेकिन जनता यहाँ क्या है हमारे देश की, वो है मूर्ख। अब देख लेते हैं कानून का शासन की अगर हम बात करें तो इस विचार का अर्थ है कि लोग परिपूर्ण नहीं है, इसलिए समाज को व्यक्तियों के बजाय कानून द्वारा शासन होनी चाहिए। लोकतंत्र में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यह विश्वास कि कानून का शासन सर्वोच्च पदाधिकारी है और वो भी महत्वपूर्ण है। इसके मूल में कानून रीति रिवाजों पर आधारित है जो आदतों और विश्वासों से है, जो लोग लंबे समय से विकसित करते हैं। अंत में कानून का शासन लोगों की सूझ मतलब कानून का शासन जो है लोगों की साझा बुद्धि को दर्शाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एकीकृत और स्वतंत्रता न्यायपालिका की, तो भारत में एकल है नागरिकता, हम सभी जानते हैं। एकीकृत न्यायिक जो है प्रणाली भी मौजूद है। भारतीय संविधान विधायक और सरकार को इस पर कोई प्रभाव डालने से रोककर एक स्वतंत्र न्यायपालिका को स्थापित करता है। कानूनी प्रणाली के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है। राज्य स्तरीय पर उच्च न्यायालय होता है और सेंट्रल लेवल पर जो होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो राज्य
स्तरीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से उच्चतर न्यायालय होता है। जिला न्यायालय और अन्य निचली अदालतें उच्च न्यायालय के अधीनस्थ उच्च न्यायालयों को पदानुक्रम में आती है। अपील की सर्वोच्च अदालत लोगों के मूल अधिकारों को रक्षक और संविधान के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का एक संघीय न्यायालय होता है, जो सबका क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को रक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। परिणाम स्वरूप संविधान में कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं जो इसकी स्वतंत्रता की क्या करता है, गारंटी देता है। अब हम समझते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए, संविधान के भाग 3 के तहत भारत के सभी नागरिकों के 6 मौलिक अधिकारी को जो है क्या करता है, गारंटी देता है। यानी अगर हम बात करें संविधान के भाग 3 में जो है ना, भारतीय जनता को, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की जो है गारंटी देता है। ठीक है, कौन कौन सा है वो भी हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान के प्रमुख घटकों में से एक मौलिक अधिकार गारंटी है। संविधान का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक साथी मनुष्य के रूप में कुछ स्वतंत्र का अधिकार हो। यानी भारतीय संविधान क्या करता है कि कोई व्यक्ति जो है ना, ठीक है, अगर मनुष्य है तो उसको एक स्वतंत्रता का उसके पास अधिकार है। उन स्वतंत्रताओं का वो प्रयोग बहुमत या अल्पमत की राय से स्वतंत्र है। ऐसे अधिकारों को बहुमत द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य लोकतंत्र के धारण को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो सबसे अगर हम बात करें तो जैसे देखिए 6 में कौन कौन थे, एक तो समानता का अधिकार 14 से 18 संविधान में लिखा गया है। ठीक है, 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ना, कितना है, 32 है। तो ये जो हमारे जो है भाग 3 में ये हमारे जो है क्या है, 6 मौलिक अधिकार है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब हम बात कर लेते हैं डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, तो देखिए भीमराव अंबेडकर के शब्द में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान का एक नया पहलू है। ठीक है, उन्हें संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध किया गया। हमारे नागरिक के लिए एक सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश सिद्धांत को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। निर्देशक सिद्धांत के अनुसार भारत की कल्याणकारी राज्य के तहत, यानी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए जो है डीपीएसपी को शामिल किया गया था। ठीक है, तो राज्य के तहत धन को सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित नहीं किया जाएगा। यानी जो भी राज्य को पैसा मिलता है ना, तो सीमित लोगों को पैसा नहीं दे सकती। ठीक है, वे स्वाभाविक रूप से नियोजित नहीं है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव पर स्थापित है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनर्वा मिल्स मामला था 1980 का, उसमें उसने फैसला किया था। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, तो देखिए मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक दायित्व को रेखांकित नहीं किया जा सकता। स्वयं समिति के सुझाव के कारण 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, जिसने क्या किया कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई, जिनका पालन सभी भारतीय लोगों को करना चाहिए। बाद में 2002 में जो है ना 86वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक आवश्यक दायित्व को भी जोड़ा गया, जबकि कर्तव्य प्रत्येक नागरिक से की जाने वाली अपेक्षाएं, अधिकार लोगों को गारंटी के रूप में क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। ये तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, लोगों का कर्तव्य है। नेक्स्ट है क्या क्या कर्तव्य है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता, तो भारत का संविधान है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार को बनाए रखता है, यानी कोई इसका धर्म नहीं है, यानी ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म, कोई इसका जो पार्टिकुलर धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समानता के रूप में देखती है। नतीजन यह भारत में राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। यह विचार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का प्रयास करता है। इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय सरकार धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण है। ठीक है, शत्रुतापूर्ण नहीं है, कहने का मतलब है सभी धर्म को इक्वल समझता है, इसलिए किसी धर्म को जो है खास नहीं समझता। ठीक है, इक्वल समझने के लिए, क्योंकि जो लोग क्या समझेंगे अन्य धर्मों वाले लोग कि इनका जो है ये, इसलिए जो है नहीं समझा गया है। सभी धर्मों को जो है क्या करता है, इज्जत और सम्मान से देखता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने या उन सभी के लिए समान सुरक्षा प्रदान करने की क्या है, प्रथा है। यूनिवर्सल जो है एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, फ्रेंचाइज। तो देखिए भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अनुमति देता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जाति के आधार पर, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता या धन की परवाह किए बिना मतदान करने का अधिकार है। यानी कोई व्यक्ति किस जाति का है उससे कोई मतलब नहीं, उसको वोट देना है। इसका नस्ल क्या है, उसका धर्म क्या है, किसी भी धर्म का हो, लड़का हो, लड़की हो, ठीक है, किसी भी लिंग का हो, ठीक है, या ट्रांसजेंडर हो,
एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, या तो शिक्षित हो या अनएजुकेटेड हो, या धन की किसी के पास कमी हो या धन जिसके पास ज्यादा हो, ठीक है, कोई भी वोट देने का अधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार प्रदान करती है। और 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो पहले था 21 वर्ष था उम्र, ठीक है, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, यानी 21 से कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। पहले 21 वर्ष था उम्र, अब जो है ये 61वां संविधान संशोधन 1989, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, ये भी ध्यान रखना है। अब देख लीजिए एकल नागरिकता की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान संघीय है, जिसका अर्थ है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं, लेकिन यह केवल एक प्रकार की नागरिकता का प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता इसका मतलब है कि सभी नागरिक, चाहे वो भारत में कहीं भी पैदा हुए हों या रहते हैं, उनके पास समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार, उनके बीच कोई भेदभाव, मतलब भेदभाव नहीं है, ठीक है। यहाँ की नागरिकता भी एकल नागरिकता है, अमेरिका की नागरिकता दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन की नागरिकता भी एकल नागरिकता है, ठीक है। स्वतंत्र निकाय, तो भारतीय संविधान संघीय और राज्य सरकारों की विधायिका, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के साथ साथ कई स्वतंत्र निकायों का निर्माण करता है। इन निकायों को भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के आवश्यक अंग के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पे आपातकालीन जो है प्रावधान भी है हमारे देश के संविधान में। तो संविधान के लेखकों ने अनुमान लगाया था कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें सरकार सामान्य परिस्थितियों की तरह काम नहीं कर सकती, ठीक है। अगर सरकार काम नहीं करती है तो संविधान में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान का विस्तार से वर्णन किया गया है। संकट के दौरान आपातकाल, राज्य सरकारें संघीय सरकार का पूरा नियंत्रण कर लेती है, तो ठीक है, जिसमें संघीय सरकार को पूर्ण अधिकार मिल जाता है, यानी राज्य सरकार जो है ना अपने क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है, तब वहां संघीय सरकार क्या कर लेता है, उसको अधिकार मिलता है कि आपातकाल लागू हो। देखिए त्रिस्तरीय अगर हम सरकार की बात करें तो भारतीय संविधान ने शुरू में 2 स्तरीय सरकार की स्थापना की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों को रेखांकित किया है। बाद में 1992 के 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सरकार के तीसरे स्तर की शुरुआत की, जिसे स्थानीय सरकार के रूप में जाना जाता है, जो कि अधिकांश अन्य देशों के संविधान में नहीं पाया जाता। संविधान की एक नया भाग है 9 और एक नई सूची 11 को जोड़कर जो है 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें पंचायतों और औपचारिक दर्जा दिया गया। और इसी तरह 74वां 1992 संशोधन नियम ने संविधान के एक नया भाग 9 का ए में अनुसूची 12 पेश करके शहरी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका को आधिकारिक जो है मान्यता प्रदान किया गया, त्रिस्तरीय हो गया। सहकारी समिति की बात करें तो 2001 के जो है 97 अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम ने क्या किया कि सहकारी जो समिति को संवैधानिक दर्जा को संरक्षण दिया, और यह संसद को बहु राज्य सरकारी समितियों के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है, जबकि राज्य विधानसभा और अन्य सहकारी समितियों के लिए कानून बना सकती है। अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं की जो आलोचना को हम देख लेते हैं, तो देखिए भारतीय संविधान दुनिया के सबसे व्यापक और बेहतरीन ढंग से तैयार किए गए संविधान में से एक है। हालांकि इसके आलोचक भी हैं, ठीक है, बहुत सारे आलोचक होते हैं भाई, किसी चीज न किसी के आलोचक तो होते ही हैं। संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं और जिनकी आलोचना भी की गई है, उनमें से कौन कौन सा आलोचक है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले लंबाई और जटिलता की। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे संविधान में से एक है, जिसमें से 450 से अधिक अभी वर्तमान में अनुच्छेद हो गए हैं। इसमें आम नागरिकों के लिए संविधान को समझना मुश्किल हो सकता है, इसलिए क्या है, आलोचना के शिकार में आ जाता है। कठोरता और लचीलापन की हम बात करें तो संविधान कठोर और लचीला दोनों है, ठीक है। और एक और संविधान में संशोधन करना कठिन है, क्योंकि संशोधन के लिए संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन किया गया है, जो बताता है कि यह देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीला नहीं है। यानी हम सभी जानते हैं कि देश में 100 से अधिक जो है संशोधन भी किया गया, ठीक है। तो ये भी तो बता सकता है, तो ये भी क्या है, आलोचनात्मक रूप में देखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि संविधान को संशोधन करने की भी प्रक्रिया है। जैसे प्रक्रिया क्या है कि आपके पास लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है, बहुमत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, और इतना भी आसान नहीं होता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन, ठीक है, वो भी जरूरी होता है। अब देखिए एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघवाद, तो भारतीय संविधान सरकार की संघीय प्रणाली स्थापित करता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति विभाजित होती है। हालांकि संविधान केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्ति देता है। जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार की तुलना में क्या है, अधिक शक्ति देता है हमारी जो है, ठीक है।
इसमें यह आरोप लगाया जाता है कि संविधान जो है प्रकृति में एकात्मक है, यानी हमारे आरोप क्या लगाया जाता है कि संविधान जो प्रकृति में एकात्मक है, ठीक है। संघात्मक संघवाद की बात, जब हम एकात्मक की बात करते हैं तो एकात्मक कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं राज्य के और सेंट्रल लेवल पर, राज्य और केंद्र में, तो पावर तो सबसे ज्यादा केंद्र के पास है ही, ठीक है। अब देखिए, फिर संघीय शासन प्रणाली पे भी आरोप लगता है कि भारत में संसदीय जो शासन प्रणाली, जिसमें कार्यकारी शाखा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और इस शासन प्रणाली का आलोचना इसलिए की जाती है कि यह बहुत अस्थिर है, और इसमें सरकार में बार बार क्या है, बदलाव होते हैं। इस पे भी आरोप लगता है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। हालांकि इन अधिकारों की आलोचना बहुत ही ज्यादा प्रतिबंधात्मक होने और नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान न करने के लिए की जाती है, यानी नागरिकों की सुरक्षा नहीं दी जाती है तो जो है आरोप लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी कमियां जो है ना, ये लीडर, ठीक है, ये जो गंदे लीडर है ना, अभी जो है 50% से अधिक जिन पे चार्जेज ही हैं, ठीक है, और ये गंदे गंदे चार्जेज उन पे आरोप लगा हुआ है, ठीक है, सभी केस हो रहा है। अब हम उन्हीं को जो वोट देकर चुनते हैं, एमएलए बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एमपी बनाते हैं, तो अब क्या होगा, वही होगा। एमपी हो गए, विधायक हो गए, सांसद और विधायक को हम ऐसे ही चुनते हैं। और यहाँ पे हम अगर हम बात करते हैं गांव का, अगर मुखिया चुनना होता है तो हम वैसे ही मुखिया को चुनते हैं। एक वार्ड की हम बात करते हैं तो वार्ड को सही से नहीं चुन पाते, तो आप क्या खाक सरकार को चलाने के लिए चुन पाइएगा, ठीक है। नीचे से ही खराब है स्तर। एक सबसे छोटा अगर पंचायत लेवल पर बात करें तो वार्ड को ईमानदारी से हम नहीं चुन पाते, ठीक है, सरपंच को हम ईमानदारी से नहीं चुन पाते, ठीक है। अगर हम बात करें पंचायत समिति को नहीं चुन पाते, मुखिया को नहीं चुन पाते, ठीक है, जिला परिषद को नहीं चुन पाते, विधायक को क्या खाक चुनेंगे, ठीक है, सांसद को क्या खाक चुनेंगे, ठीक है। तो ये सभी हाल है, तो इसलिए क्या है, करप्शन का शिकार है वो। तो संविधान की वजह से उन लोगों का मजबूरी है, नहीं तो अब तक तो कहानी खत्म कर देता ये नेता लोग। आपातकालीन प्रावधान, तो संविधान में आपातकालीन प्रावधान शामिल है जो केंद्र सरकारों को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन करने और राज्यों पर प्रत्यक्ष शासन लागू करने की अनुमति देता है, और इस प्रावधानों की आलोचना बहुत व्यापक होने और सरकार द्वारा असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए की गई है। अब कुछ देखिए प्रमुख प्रश्न भी हम देख लेते हैं, जैसे भारतीय संविधान की 10 विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले कि लिखित संविधान है, सबसे लंबा संविधान है, संघात्मक प्रणाली, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है, संसदीय जो है प्रणाली है, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, ठीक है, राष्ट्रपति इसमें नाम मात्र है, प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, धर्मनिरपेक्ष राज है यहाँ का, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, एकल नागरिकता है और संशोधनशीलता भी है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना भारत की क्या करता है, संप्रभु समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने का वादा करती है। मौलिक अधिकार क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो 12 से 35 तक हम बात करें संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार कहीं जिक्र है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार, यानी 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली को कैसे सुनिश्चित किया जाता है। तो एक संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में, ठीक है, 3 सूचियां बनाई जाती है। सेंट्रल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, समवर्ती सूची जैसे एजुकेशन, शिक्षा, वो समवर्ती सूची में आता है। संघ को भी राज्य दोनों को देखना है। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना के कौन से मूल तत्व शामिल है। तो एक तो संप्रभुता शामिल है, समाजवाद भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है, लोकतंत्र भी है, गणराज्य भी है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी भी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने क्या किया, समझा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जो है कम समय में समझा, ठीक है, इसकी क्या प्रकृति रही है, ठीक है, क्या इसका रहा है, कैसे बना, कैसे तैयार हुआ, क्या क्या इसमें है, तो हमने जो है संविधान के बारे में समझा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद। हम इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ अगले वीडियो हम लेकर आएंगे और बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंट क्लास को जो है चलाया जा रहा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और रोजाना आपको अच्छे वीडियो जो हम लेकर आ ही रहे हैं जो आपको जानकारी प्रदान करें, ठीक है। और फालतू में वैसे वीडियो को नहीं लाते हैं जो इंपॉर्टेंट ही ना हो, ठीक है। तो छपरी पाना नहीं करना है, एजुकेशन से संबंधित जो भी वीडियो है महत्वपूर्ण वीडियो आपको लाया जाएगा। जय हिंद। जो एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा।